सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैंने सोचा कि सियासी मौज़ूआत या फिर मईशत की सूरत हाल के बजाय आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ईद उल अज़हा की सूरत हाल पर। और ईद उल अज़हा में चंद रोज़ रह गए हैं। जो मवेशी मंडियाँ हैं वो ना सिर्फ सज चुकी हैं बल्कि वहाँ पर ख़रीदारों का रश भी बढ़ने लगा है। बच्चों के लिए तो ये ज़ाहिर एक बहुत ही तफरी वाली ईद होती है, क्योंकि बच्चों को जानवरों में बहुत दिलचस्पी होती है और वो जानवर ख़रीदने तक से लेकर उनका ख्याल रखने तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कराची में जब से जो मंडी है, बड़ी मंडी सोराब गोट की, वो नॉर्दर्न बाईपास शिफ्ट हुई तो हमने देखा कि बहुत सारी और भी मंडियाँ जो हैं वो कराची में लग चुकी हैं। तो कराची में एक ही स्पेशल और एक मुनफरद मवेशी मंडी लगी है जहाँ पर ख़वातीन ही ख़वातीन हैं, यानी कि व्यापार भी ख़वातीन हैं और ख़रीदार भी ख़वातीन हैं। तो ये मवेशी मंडी में आज हम आपको लिए चलते हैं जहाँ पर ख़वातीन और उसके साथ साथ बच्चों का भी, मर्दाज़ात का भी रश बढ़ गया है। किस तरीके से वहाँ पर डील कर रही होती हैं व्यापारी ख़वातीन लोगों के साथ। हमारे नुमाइंदे साथ शरीफ हमारे साथ हैं और जो ऑर्गेनाइज़र हैं वहाँ की रुकैया साहिबा उनके साथ ही मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी साहब, आप क्या बताएंगे इस मवेशी मंडी की, जो ख़वातीन की मवेशी मंडी है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर भर में ईद उल अज़हा की तैयारियाँ उरूज पर हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों का एहतमाम किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान टाउन में, जहां पहली मरतबा ख़वातीन के लिए आलमी मवेशी मंडी लगाई गई है। हमारे साथ मौजूद हैं खातून जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। उनसे जानते हैं कि आपने ये इनिशिएटिव कैसे लिया। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिस्ट रुकैया गोल्ड मेडलिस्ट, चेयरपर्सन रुकैया फ़रीद फाउंडेशन। जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं, रुकैया फ़रीद फर्स्ट वुमेन आलमी मवेशी मंडी पहली दफ़ा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई है। ऐसी ख़वातीन के लिए जिनका महरम नहीं है और जिनके बाप भाई जो है वो बैरून मुल्क हैं, वो कुर्बानी के फरीज़े से महरूम रह जाती हैं, मंडी नहीं जा सकती। सबको ये हालात का पता है कि किस तरह का इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे पीसफुल माहौल हमने क्रिएट किया है। फैमिली के साथ आप यहाँ आ सकते हैं और अपना मनपसंद जानवर। ख़वातीन के लिए कोई डिस्काउंट है स्पेशली? जी, ख़वातीन के लिए स्पेशल डिस्काउंट है यहाँ पर। मैं यहाँ कैंप पे खुद मौजूद होती हैं। आप अपना मनपसंद जानवर यहाँ से पसंद करें और मेरे कैंप पर आए, इंशाल्लाह मैं इस पे स्पेशल डिस्काउंट आपको दिलवाऊंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि रुकैया फ़रीद थी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। ख़वातीन के लिए यहाँ पर स्पेशली जो है वो डिस्काउंट रखा गया है। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ अलाउ हैं। यहाँ पर जो है मर्द हजरात यहाँ पर नहीं आ सकते। अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि कुछ ऐसी मवेशी मंडियों में नहीं जा सकती। वहाँ के रश की वजह से, वहाँ पर जो है मर्दों के हुजूम की वजह से वहाँ पर फैमिलीज़ अक्सर जाने से कतराते हैं। तो वो फैमिलीज़ बासानी यहाँ पर आ सकती हैं और ईद उल अज़हा के लिए यहाँ से जानवर खरीद सकते हैं। चलिए, तो बड़ा ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रूर हम भी यहाँ पर आएंगे। ज़ाहिर ख़वातीन ही हैं तो फिर हम भी ख़रीदार बन के चले जाते हैं। हम भी देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर क्या रुकैया फ़रीद साहिबा स्पेशल डिस्काउंट देती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। कोर्ट की खबर में आज हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू एक्ट की दरख्वास्तें थीं उन पर आज नाजरीन समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की, जिसमें अटॉर्नी जनरल को दलाइल मुकम्मल करने दिए गए। अटॉर्नी जनरल ने जो है वो दलाइल भी दिए। साथ ही साथ जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि नज़रसानी में अपील हो सकती है। नज़रसानी में अपील को समझना ही असल मामला है। तो अब आज इस केस में और इस दरख्वास्तों की समाअत में क्या अहवाल रहा, हमारे नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हैं, उनसे बात करते हैं। जी जुल्करनैन, बताइएगा। देखिए, आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को काफ़ी सख्त सवालात का सामना करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, बिलखसूस जब अदालत ने उनसे ये कहा कि अपील और नज़रसानी ये दो एक अलग अलग चीज़ें हैं। नज़रसानी को कभी भी अपील नहीं करार दिया जा सकता क्योंकि दोनों आइन के अलग अलग आर्टिकल्स के तहत होती हैं। तो इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो इससे तो मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा होगी, खासकर जब आप हवाला दे रहे हैं अदालती इस्लाहात बिल का, जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच से ऑर्डर दे चुका है। उसके साथ अगर इसको मिलाएंगे तो मजीद पेचीदगी पैदा हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का इस मौके पर ये कहना था कि अपील सिर्फ हाई कोर्ट से ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आती इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं और दीगर जो कवानीन है, खासकर मुसाबकती कमीशन का, जिसको मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी थी पहले, अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसका हवाला दिया
कि उसके ट्रिब्यूनल से भी अपीलें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। तो इसलिए सिर्फ ये कहना कि 185 के तहत हाई कोर्ट से ही अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है वो दुरुस्त नहीं होगा। तो हम जजेस की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती, ये तो आइन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। अब आर्टिकल 188 का दायरा कार उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि बाकी तो हाई कोर्ट से अपीलें होके आती हैं, इस वजह से उनमें काफ़ी मौका मिला होता है फ्री कैन को इस अपना केस पेश करने का अदालत के सामने, इसलिए रिव्यू का दायरा खैर वहाँ पे महदूद था। 184(3) में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डायरेक्ट केस को सुनती है, इसलिए दायरा कार बढ़ाया जाए। दूसरा उनका नुकता ये था कि जो लार्जर बेंच है रिव्यू में समाअत करेगा, जैसे अगर 3 रुकनी बेंच ने कोई केस सुना है तो उसके बाद 5 रुकनी तश्कील दिया जाए, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि जो 3 रुकनी है वो अलग नहीं हो जाएंगे, वो उस बेंच का हिस्सा रहेंगे, तो फिर ये जो बड़ा अच्छा था, क्लैरिफाई भी चीज़ों को किया गया और बड़े सख्त जो है वो सवालात का सामना भी करना पड़ा अटॉर्नी जनरल को। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार इकबाल, हमें सालिक आप आगाह कर रहे थे। एक और मामला हुआ नाजरीन, और वो ये कि इलेक्शन एक्ट 2017 में मज़ीद तरमीम का जो बिल था सेनेट में वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया, और इस बिल में तरमीम की गई है। उस तरमीम के मुताबिक अब इलेक्शन की तारीख सदर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन देगा, और ये भी कहा गया है कि नाअहल अगर कोई शख्स होता है तो जिसमें इनके सज़ा की जो मुद्दत है उसका तयन नहीं किया गया, वहाँ पर नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 62 की जो शेख 1F है उसके तहत 5 साल से ज़्यादा की नाअहली की सज़ा नहीं होगी, और मुतालिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। इसी पर हम बात कानून शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। शुएब शाहीन साहब, इलेक्शन का मामला हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया, हुकूमत ने उसको भी नज़रअंदाज किया, और बहुत ही मुतनाज़ रहा ये कि इलेक्शन आइन के तहत होने थे 90 रोज़ में, उससे आगे भी बढ़ गए, फिर भी नहीं करवाए गए, और फिर आज जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर किया गया है, क्या लगता है आपको कि ये अपनी ही आसानियों के लिए सब कुछ किया जा रहा है, कहीं आगे चल के इनके लिए तो मसाइल नहीं बन जाएंगे ये बिल जो हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने पिछले 13-14 माह से जब से आए हैं, सिवाय पार्लियामान को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करने के इन्होंने कोई और काम नहीं किया। सबसे पहला काम इन्होंने नैब लॉज में अमेंडमेंट की और अपने मुकदमात सामने रख के, यानी जिस मुकदमे के अंदर जिस दिन इनका अपना मुजरिम था या मुलजिम था, उन्होंने उसको सामने रख के विद इफेक्ट फ्रॉम बैक डेटेड यानी 1985 से उसको अमेंड कर दिया और अपने मफादात हासिल कर लिए। आते साथ इन्होंने ECL से अपने नाम निकाल लिए, ओवरसीज का जो राइट ऑफ वोट था वो ख़त्म कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 90 डेज में इलेक्शन कराओ, तो इन्होंने सबसे पहले उसके खिलाफ करारदाद पास कर दी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी नलीफाई कर दिया, जो कि ये नहीं कर सकते थे। आइन में लिखा है कि कंडक्ट ऑफ जजेस को आप नहीं डिस्कस कर सकते, इन्होंने वो काम किए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की, मेलाइन किया, और हर वो काम कर रहे हैं जो अवामी मफाद के खिलाफ हो। पार्लियामान का काम अवामी मफाद के लिए कानून साजी करना होता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। जबकि ये जिम्मेदारी अदा करने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बना रहे हैं। मसलन अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मकसद सिर्फ इतना ही है कि किसी तरीके से जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा बैठे हैं, उसने जो डेट दी है उसका राइट ख़त्म करके इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन वो मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन है जो बी टीम बना हुआ है मौजूदा PDM की जमातों के, उनकी हुकूमत के, क्योंकि उनकी ख्वाहिश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से जो तयशुदा डेट थी उसको चेंज कर दिया आज खुद, और उसके बाद उन्होंने 14 मई की तयशुदा डेट को भी उन्होंने चेंज करके 8। शुएब शाहीन साहब, एक सवाल और यहाँ पर मैं आपसे करना चाहती हूँ कि एक और तरमीम की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर कोई भी अदालत जिसके हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स है, वो फैसले के दिन से लेकर 5 साल तक के लिए नाअहल हो सकेगा, यानी कि उसकी मुद्दत का तयन कर दिया गया है। तो क्या अब ये जो बिल है अब ये जो बाकायदा अब ज़ाहिर डेफिनेटली कानून बनेगा, तो फिर इसका इतलाक होगा जिससे हमने कहा पर्सन स्पेसिफिक जो है वो बिल मंजूर करवाए जा रहे हैं? देखें, ये बिल जो बन रहा है और इसको अप्रूवल अगर हो गई और लॉ बन गया, जिसका ज्यादा इम्कान है क्योंकि सेनेट में भी उनकी अब अक्सरियत है और साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक हद तक रोक सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी पर्सन स्पेसिफिक है। ये भी 2 अशखास के लिए है, मेनली एक है नवाज शरीफ साहब के लिए और दूसरी है जहांगीर तरीन साहब के लिए। जहांगीर तरीन साहब को नई पार्टी किंग्स पार्टी बनवानी है और उस किंग पार्टी के जिम्मे तहरीक इंसाफ के कई लोग तोड़ना मकसद है,
तो फॉर दैट पर्पज उनका बात तो क्लियर करें शुएब शाहीन साहब कि क्या जो पहले जिसको सजा हो चुकी है क्या ये कानून बन के उस पर भी अप्लाई हो सकेगा? देखें, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर मैंने तफसील से अभी नहीं देखा, क्योंकि इसके अंदर हमेशा ही जो इन्होंने क़वानीन बनाए हैं वो पर्सन स्पेसिफिक बनाए हैं और उसको बैक डेटेड इतलाक़ किया है। मेरा ख्याल है कि इसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का अंसर शामिल होगा, वरना इनको तो ये केस बनाने की, ये लॉ बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये बिल पास करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने तो अपनी ज़ात के लिए इसको इस्तेमाल करना है, इदारे को, पार्लिमान को। तो मेरा ख्याल है कि वो उनको उसका फ़ायदा मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। आप देखते हैं सर कि वो फ़ायदा किस तरीके से पहुंचाया जाता है। डेफिनेटली ये अनफोल्ड होंगी चीज़ें जब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद। आमिर ज़िया साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आमिर साहब से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि मैं आमिर साहब से भी यही सवाल करना चाहती हूँ कि अब जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कराया गया है, जिसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये तारीख, जिसमें इलेक्शन की तारीख सदर नहीं अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होगा, और दूसरा ये कि कोई भी अदालत अगर किसी शख्स को नाअहल करार देती है तो वो नाअहली उस दिन से लेकर 5 साल तक होगी, यानी कि ये हयात नाअहली नहीं होगी। आमिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सॉरी, मैं अभी वो कांटेक्ट किया मैंने। जी जी, जरा मुझे अपना सवाल जरा दोहरा दीजिएगा। मैं सवाल तो आपको बिल्कुल सर करूंगी। सवाल मेरा ये आमिर साहब कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर हुआ है, जिसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि अब कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जिस भी शख्स को नाअहल करती है वो 5 साल के लिए होगा उस दिन से लेकर, और दूसरा इलेक्शन की तारीख सदर नहीं अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होगा। तो ये पर्सन स्पेसिफिक जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी के लिए अब तक पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया है हुकूमत की तरफ से, तो ये भी एक ऐसी ही कोशिश लगती है आपको? नहीं, जाहिर है, ये तो आपने सवाल में जवाब भी दे दिया है। यकीनन यही सूरत हाल है कि आप देख रहे हैं कि जितनी भी कानून साजी हुई है वो कुछ मखसूस अफराद को और ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुई है, और ये उसी का मैं समझता हूँ कि एक तसलसल है कि ज़ाहिर है कि अब नवाज शरीफ साहब को के 5 बरस वो कहेंगे जी मुकम्मल हो गए और वो इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है ना। पहला तो उनको गालिबन 2017 में उनको सजा हुई थी, वो जो थी जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। अच्छा, उसी तरह अगर आप ये कहते हैं सदर के इख्तियारात महदूद करना चाहते हैं, ये भी उसी तरह की चीज है, तो फिर सदर के ओहदे की जरूरत क्या है? अगर आप उससे आपको हर चीज ले लेनी है गवर्नर से, जैसे गवर्नर के साथ भी यहाँ पर हुआ है सिंध में, और जो दीगर जो नुमाइंदे हैं उनकी भी बहुत सेरेमोनियल पोजीशन थी, उसको मजीद कमजोर कर दिया गया है। तो बात ही कि करना क्या चाहते हैं, और ये उस पार्लियामेंट के जरिए कर रहे हैं कि जो नामुकम्मल पार्लियामेंट है, जो अधूरी पार्लियामेंट है, और जो अपनी म्याद पूरी करने वाली है, जो एक मुतनाज़ा पार्लियामेंट है। तो सोचने की बात थी कि ये कानून साजी अगर कोई नई असेंबली आके कर रही हो, लोगों को इत्मीनान दे के करिए तो ज्यादा अच्छा होगा कि जनाब किसने इलेक्शन कॉल करने। अब ये जो अब्रप्ट चेंजेस आ रहे हैं और धड़ाधड़ चेंजेस आ रहे हैं बगैर सोचे समझे, तो ये लोग ज़ाहिर है सवालिया निशान, और ये जो भी कानून साजी हो रही है इसका अवाम के मसाइल से तो कोई ताल्लुक नहीं सुमैया साहब। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर साहब। और अवाम के मसाइल की अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा कराची के मसाइल आप सबके सामने बेतहाशा मसाइल हैं, कचरा उठाने से लेकर पानी का मसला हो, या फिर सड़कों का, या फिर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। अब इस सारी सूरत हाल में मेयर का इंतखाब हो गया कल आमिर साहब, उस पर जमात इस्लामी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ कराची के मैंडेट को पर डाका डाला गया, बल्कि लोगों को बाकायदा अगवा करके वोट देने के हक़ से रोका गया। अब इस सारी सूरत हाल में अब हो भी गए, वो तो खैर मुतालबा भी करें कि कलअदम करार दे दी जाए, ये बहस एक तरफ, लेकिन कराची के मसाइल में आपको लगता है कि मेयर के पास वो इख्तियारात होंगे जो कि होने चाहिए? और माजी में हमने देखा कि हमेशा मेयर यही कहते रहे कि इख्तियारात नहीं है मेरे पास। देखिए, एक तो ये बड़ी बदकिस्मती रही कि जो काम खुश उसलूबी से हो सकता था, मुर्तज़ा वहाब साहब एक पढ़े लिखे काबिल शख्स हैं, और होना ये चाहिए था कि अगर वो मेयर बनते तो उनके साथ कोई तनाज़ा ना जुड़ा होता। तो मेरे ख्याल में ये तनाज़े का बोझ उनके साथ रहेगा, और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी उसूली तौर के ऊपर ना। और पीपल्स पार्टी का पहली बार मेयर आया पाकिस्तान इसमें कराची की तारीख में, तो नजरा सा सही तरीके से आ जाता तो क्या हर्ज था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें।
साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।